इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, पिछले वीडियो में मैंने आर्टिकल 124 तक शायद बात कर लिया था आपसे। मैं उससे आगे की कुछ बातें आपको बताता हूँ, जिससे मैं कोशिश करूँगा कि आज आपके सारे जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ना, उसको कंप्लीट कर सकूँ। तो एक बार 124 से बात कर लेते हैं। आर्टिकल 124 जो मैंने बताया था, अनुच्छेद 124, ये उच्चतम न्यायालय के स्थापना और गठन की बात करता है कि उच्चतम न्यायालय का गठन कैसे होगा, कितने न्यायाधीश होंगे, उनके सैलरीज वगैरह कैसे होंगे, ये सारे जो प्रोसेस है ना, ये इनकी जो शक्तियाँ क्या होंगी और इनका गठन, इनका चयन कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उसी पे डिपेंड करेगा, आर्टिकल 124 के बेसिस पे। ठीक है। आर्टिकल 129 जो कहता है, वो कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा ना, वो एक एपेक्स कोर्ट होगा, मतलब अभिलेख न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय, मतलब कि सारे जो जो फंडामेंटल राइट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो इंटरप्रिटेशन देगा, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। अगला है आर्टिकल 137, जो कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। आर्टिकल 137, रिमेंबर दैट 137 डील्स विद द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू 137 के द्वारा हम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ 32, आर्टिकल 32 के द्वारा भी कर सकते हैं, और आर्टिकल 13 के द्वारा भी हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 143 तो आप जानते हैं, दिस इट इज़ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू टेक द एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, मतलब जिम्मेदारी इन द सेंस कि सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है कि वो एडवाइस देगा ही देगा, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो मांग सकता है, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एडवाइस दे सकता है, पर बाउंड नहीं है, राष्ट्रपति बाउंड नहीं है। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द प्रेसिडेंट, है ना। तो आर्टिकल 143 हो गया। आर्टिकल 148 मैंने आपको बताया था, इट इज़ एसोसिएटेड विद द 148 जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है, सीएजी की बात करता है। सीएजी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, करप्शन को तो डील करने के लिए समझ लीजिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ये पब्लिक अकाउंट्स जितने होते हैं इनकी जांच करना, बजट की जांच करना, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करता है कि कैसे प्रोसेस होगा। हालांकि आर्टिकल 153 के अंतर्गत राज्यपाल की देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट का प्रोविजन है, लेकिन 153 में उनके नियुक्ति का प्रोसेस वगैरह है। आर्टिकल 161 जो है वो क्षमादान की शक्ति और उसके कुछ मामलों में दंडादेश और निलंबन, परिहार, लघुकरण, ये राज्यपाल की जो जो प्रेसिडेंट की पावर है ना, आर्टिकल 72 में पार्डन पावर, सिमिलरली वही पावर जो दिया गया है, माफ करिएगा, तो जो पार्डन पावर ऑफ जो प्रेसिडेंट था, हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 72 में जो प्रेसिडेंट को पार्डन पावर है ना, सिमिलरली आर्टिकल 161 में ना गवर्नर को भी वही सेम वही पावर है, मतलब क्षमादान की शक्ति हिंदी में कहते हैं। तो आर्टिकल 164 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 164 ही प्रोविज़न करता है, जैसे आर्टिकल 74 में हमने पढ़ा था ना कि प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा। सिमिलरली जो आर्टिकल 164 क्लॉज 1 कहता है कि राज्यपाल जो होगा, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। मतलब स्टेट की जो कैबिनेट है ना, जो मंत्री परिषद है, उसका गठन मुख्यमंत्री की सलाह पर होगी, और मुख्यमंत्री का चयन जो होगा राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। 164 उधर 74 था स्टेट वाले यूनियन में, और इधर स्टेट में 164 क्लॉज 1। आर्टिकल 165 है, ये राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कहता है, जो कि हमने अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में पढ़ा था ना। आर्टिकल 76 एसोसिएटेड विद द आर्टिकल 88। सिमिलरली यहाँ पर 176 में हम पढ़ रहे हैं क्या, 165 में पढ़ रहे हैं एडवोकेट जनरल के बारे में। आर्टिकल 169 जो है राज्य के विधान परिषदों के उत्पादन या सृजन की बात करता है। ठीक है, विधान परिषदों की बात करता है, काउंसिल जो होती है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो राज्य के एमएलसी होते हैं, तो उनके बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 174 जो है राज्य द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने की, उसके सत्रावसान करने की और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है, ये राज्यपाल का है। रिमेंबर दैट, राज्यपाल की शक्ति है। और आर्टिकल 200 जो है राज्यपाल द्वारा विधेयकों को पर अनुमति देने की बात है।
बिना विधेयक के अनुमति के, राज्यपाल की अनुमति के विधेयक कभी कानून बन ही नहीं पाएगा। तो आर्टिकल 200 में है कि राज्यपाल की पावर है कि वो विधेयकों पर अनुमति दे करके उसे कानून बनने दें। ठीक है। आर्टिकल 201 जो है, 201 जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, मतलब कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ रख सकता है कि राष्ट्रपति के जो आदेश होंगे उस हिसाब से इस पर जजमेंट दिया जाएगा, इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो 201 है। आर्टिकल 213 मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 123 में, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर 1 2 3 1 2 3 है 123, अगर 1 को हम 2 और 3 के बीच में ला दे तो 213 हो जाएगा। वही 213 यहाँ पे है। आर्टिकल 213 यानी 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है। आर्टिकल 214 है, राज्य के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। वहाँ 124 में हमने उच्चतम न्यायालय की बात की थी, यूनियन में हमने स्टेट में 214 में बात किया। मतलब देख रहे हो आप, वहाँ पे 124 है ना, और यहाँ पर 214 है। यहाँ पे भी एक का फेरा है, मतलब 124 है वहाँ पे, यहाँ 214 है, 1 बीच में आ गया। ऐसे याद कर सकते हो आप चाहो तो। 215 जो है उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहता है। उच्च न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय होता है स्टेट लेवल पे। राज्य का सारे जो न्यायालय होते हैं उनका अभिलेख न्यायालय होता है। अनुच्छेद 216 जो है उच्च न्यायालयों के गठन की बात करता है, फॉर्मेशन ऑफ दी हाई कोर्ट्स की बात करता है 216। 217 है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पदों की शर्तों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 226 जो है वो राज्यपाल के उच्च न्यायालय के द्वारा रिटों को जारी करने के, देखिए रिट का बात हमने किया था, जो आर्टिकल 32 है उसके तहत भी हम रिट जारी कर सकते हैं। और इसी तरह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है ना रिट जारी कर सकता है। रिट हम जानते हैं कि 5 तरीके की रिट होती है। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। इस 5 तरीके के रिट होती हैं। हैबिस कॉर्पस के बारे में सुना होगा, सर्श्योररी होती है, मैंडेमस होता है, प्रोहिबिशन होता है, क्वो वारंटो होता है। तो ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब आता है अनुच्छेद 231, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। कई ऐसे राज्य हैं, जॉइंट स्टेट हैं, जहां पर एक ही उच्च न्यायालय, जैसे पंजाब का देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, तो वहाँ चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है वहाँ पे, है ना। तो दोनों राज्यों का एसोसिएटेड है। तो ये किस आर्टिकल के तहत हुआ? ये 231 के तहत हुआ। 233 जिलाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 239, ये ध्यान देने वाली चीज़ है, आर्टिकल 239A एंड 239AA। ठीक है। 239A जो है वो पौंडीचेरी के बारे में बात करता है, पुदुचेरी। और 239AA ये जो है दिल्ली के बारे में बात करता है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताता है। आर्टिकल 241 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है कि मतलब यूनियन टेरिटरीज में जो हाई कोर्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 241। 243 जो है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये बहुत ही बड़ा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया था। अनुच्छेद 223 के अंतर्गत ये पूरा पंचायती राज से संबंधित विषय है। 243 से लेकर के काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ढेर सारे फंक्शंस है। 84 मुझे लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, तो इसलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इस आर्टिकल जो पंचायती राज से डील करता है, आर्टिकल 40 और आर्टिकल 243 ये 29 फंक्शन के बारे में बात करता है। तो 243 हमने देख लिया। 243B जो है वो पंचायतों के गठन के बारे में बताता है। 243 झ जो है वो पंचायतों के वित्तीय मामलों की सिफारिश करने के लिए बात करता है। तो ये सारी चीज़ें। अब वहाँ 243 थ जो है, थ द ध न होता ना, तो 243 थ जो है वो नगर पालिकाओं के गठन की बात करता है। तो इस तरीके से 243 जो है, एक बार देखना पड़ेगा आपको 243 जो आर्टिकल 243 है, तो 243 से लेकर 243H तक है, फिर उसके बाद 200G से लेकर के ZT तक है, फिर ZT से लेकर के ऐसे करके है। मतलब काफ़ी ढेर सारे उसमें आर्टिकल्स है जो डील करता है। एक तो पंचायती राज को डील करता है, दूसरा म्यूनिसिपैलिटीज़ को डील करता है, नगर पालिकाओं को लेकर के डील करता है। 243 है, ध्यान दीजिएगा। अब आर्टिकल 249 जो है ना, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। मतलब
यही प्रोविज़न करता है कि अगर केंद्र भी चाहे ना तो राज्य के विषयों में कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषय पर। वो अनुच्छेद 249 के ही तहत होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 253। वो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाता है। जो इंटरनेशनल हमने जो बनाए हैं अपने, जो जितने भी इंटरनेशनल एसोसिएशंस करके हमने जो प्रोविजंस बनाए थे, उनके इनेक्टमेंट की बात करता है 253। 262 तो आप जानते हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट है। आर्टिकल 262 टॉक्स अबाउट द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। नदियों के, रिवर के जो डिस्प्यूट हैं उनके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है। 263 जो है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध करता है। जो 262 में अंतर्राज्यीय परिषदें बनाई जाती हैं नदी को लेकर के, वैसे ही परिषदों के संबंध में उपबंध किया गया 263 में। 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखाओं के बारे में प्रावधान करता है। मतलब जो सैलरी दी जाती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह की एम्प्लॉयज़ की, तो वो संचित निधि से दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। तो उसी का प्रोविज़न जो है आर्टिकल 266 में है। 267 कहता है कि कंटिजेंसी फंड, देयर शुड बी ए कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी का मतलब होता है आकस्मिकता के समय जो निधि है, जो आकस्मिकता आने पर या आपदा आने पर जो जहाँ से फंड दिया जाता है, तो वो आकस्मिकता निधि होती है। आर्टिकल 280 है जो फाइनेंस कमीशन कही जाती है। वित्त आयोग, प्रत्येक वर्ष वित्त आयोग का गठन होता है। 117 जो अनुच्छेद 117 है ये वित्त विधेयक की बात करता है। अनुच्छेद 110 जो है वो बात करता है आपके उसके बारे में, मनी बिल से डील करता है।